सॉल्व द प्रपोर्शन। हमें यहाँ पर इस प्रपोर्शन को सॉल्व करना है। हमें दिया हुआ है कि 8/36 इज इक्वल टू 10 समथिंग। हमें ये नहीं पता कि ये जो समथिंग है ये क्या है। हमें पता लगाना है कि ये समथिंग क्या है। तो इसे सॉल्व करने के कई सारे तरीके हैं। हम यहाँ पर कुछ ही तरीकों को डिस्कस करेंगे। और एक तरीका है इक्विवेलेंट रेशियोज का। यहाँ पर हमें एक रेशियो दिया हुआ है 8:36 का, और हमारा ये रेशियो ये इक्विवेलेंट है इस दूसरे रेशियो 10 समथिंग के। तो इसे अगर हम इक्विवेलेंट रेशियोज की तरह मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, ये इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, ये हमें दे रखा है, तो हम इसे ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हमारे ये इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस या फिर इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, तो जो भी कुछ हम अपने न्यूमरेटर में कर रहे हैं वही सेम चीज़ अगर हम अपने डिनोमिनेटर में करें तो हमें इसके इक्विवेलेंट रेशियो या फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन मिल जाएगा। यानी कि अगर हम ऐसे सोचें कि 8 से 10 तक पहुंचने के लिए हमें 8 के साथ क्या करना होता है, तो हम पता लगा पाएंगे कि यहाँ पर हमारे समथिंग की जगह पर क्या आना चाहिए। मेरे कहने का मतलब है कि 8 में हमें क्या मल्टीप्लाई करना चाहिए जिससे कि हमें 10 मिल जाए। तो यहाँ पर एक बात तो बहुत क्लियर है कि अगर मैं 8 में 10/8 मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे 10 ही मिल जाएगा। यहाँ से 8 और 8 आपस में कट जाएंगे और मुझे 10 = 10 मिल जाएगा। तो यहाँ पर अगर मैं 8 में 10/8 या फिर 10/8 को हम 5/4 भी लिख सकते हैं, तो अगर हम 8 में 5/4 मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमें मिल जाता है 10। और क्योंकि ये काम हम अपने न्यूमरेटर में कर रहे हैं, इसीलिए ये सेम चीज़ हमें अपने डिनोमिनेटर में भी करनी होगी। यानी कि अगर हम 36 को भी 5/4 से मल्टीप्लाई कर दें तो हमें हमारा n मिल जाना चाहिए। हम कह सकते हैं यहाँ से कि 36 × 5/4 ये बराबर होना चाहिए n के। तो अब ये कितना होता है, तो यहाँ पर हमारे पास है 36 को मैं 36/1 लिख सकती हूँ। यहाँ न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर देती हूँ। तो 4 × 9 होता है 36 और 4 × 1 होता है 4 के बराबर। तो हम कह सकते हैं कि n ये बराबर होगा 9 × 5 यानी कि 45 के बराबर। तो यहाँ से हमारा जो n है इसकी वैल्यू 45 के बराबर आ जाती है। तो एक तरीका यहाँ ऐसे इक्विवेलेंट रेशियोज को सॉल्व करने का है कि हम जो कुछ भी अपने न्यूमरेटर में कर रहे हों वही चीज़ हम अपने डिनोमिनेटर में कर दें तो हमें हमारा इक्विवेलेंट रेशियो मिल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि 8/36, यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि 8/36 ये इक्विवेलेंट है 10/45 के। तो ये आ गए हमारे इक्विवेलेंट रेशियोज, और इक्विवेलेंट रेशियोज हमेशा प्रपोर्शन में होते हैं। तो हमने अपने इस प्रपोर्शन को इस तरीके से सॉल्व कर लिया है। और दूसरा तरीका इसे सॉल्व करने का है कि हम ऐसे सोचें कि हमारा ये जो रेशियो है 8:36 का, यहाँ पर 8 से 36 तक पहुँचने के लिए हमें क्या करना होता है। या फिर अगर हम 8 को कंपेयर करें 36 से, तो 8 36 से कितना बड़ा या छोटा है। तो अगर हमें 8 से पहुंचना है 36 पे, अगर हम पहुंचना चाहते हैं 8 से 36 पे, तो हमें क्या करना होता है 8 के साथ। तो अगर मैं फिर से 8 में मल्टीप्लाई कर दूँ 36/8 तो हम 36 पे पहुंच जाएंगे। 8 और 8 आपस में कैंसिल हो जाएगा। तो 36/8 अगर हम इसे थोड़ा और सिंप्लीफाई करें तो हमें क्या मिलेगा, ये दोनों ही 4 से कम्प्लीटली डिविजिबल हैं। यहाँ मैं न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को 4 से डिवाइड कर सकती हूँ। तो 4 × 9 होता है 36 और 4 × 2 होता है 8 के बराबर। यानी कि 8 × 9/2 ये बराबर होता है 36 के। मतलब कि अगर मैं 8 में मल्टीप्लाई कर देती हूँ 9/2 को तो मुझे 36 मिल जाता है। और क्योंकि मुझे यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेशियो चाहिए, इसीलिए मुझे अपने 10 को भी 9/2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तभी जाकर मुझे यहाँ पर एक इक्विवेलेंट रेशियो मिलेगा। तो अगर मैं 10 को भी 9/2 से मल्टीप्लाई कर दूँ तो मुझे मेरा n मिल जाना चाहिए। हमारे ये दोनों रेशियोज प्रपोर्शन में तभी होंगे, ये दोनों इक्विवेलेंट तभी होंगे अगर हम यहाँ पर जो चीज़ अपने 8 के साथ कर रहे हैं वो अपने 10 के साथ भी करें। तो इसका मतलब है कि हमें 10 को भी मल्टीप्लाई करना है 9/2 से,
और अगर हम ऐसा करेंगे तो हमें हमारा यहाँ पर n मिल जाना चाहिए। तो चलिए देखते हैं कि ये कितना होता है। यहाँ पर 10 को हम 10/1 लिख सकते हैं। हमारे न्यूमरेटर में है 10 टाइम्स 9 और डिनोमिनेटर में है 1 टाइम्स 2। तो यहाँ पर 10 और 2 ये दोनों ही 2 से डिविजिबल होते हैं कम्प्लीटली। तो चलिए इसे 2 से डिवाइड कर देते हैं। 10 डिवाइडेड बाई 2 हमारा 5 हो जाएगा और 2 डिवाइडेड बाई 2 हो जाता है 1। तो 5 टाइम्स 9 ये हो जाता है 45 के बराबर। तो यहाँ से भी हमें n की वैल्यू ये 45 के ही बराबर मिल रही है। तो हम कह सकते हैं कि हमें फिर से अपना ये जो हमारा इक्विवेलेंट रेशियो था 8/36 इक्वल्स टू 10/45 ये हमें इस तरीके से भी मिल जाता है। और इन तरीकों के अलावा अक्सर आप कई जगह सुनेंगे कि एक प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए हमें उसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना चाहिए। हालांकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका काम करता है कई जगह, लेकिन यहाँ इस स्टेज पर मैंने आपको पहले क्रॉस मल्टीप्लिकेशन इसलिए नहीं बताया क्योंकि अभी आपने अलजेब्रा बहुत ज़्यादा पढ़ी नहीं है और क्योंकि आप अलजेब्रा के बारे में इतना जानते नहीं हैं। अगर मैं यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन डायरेक्टली कर देती हूँ तो आप बस इस चीज़ को रट सा लेंगे। आप समझ नहीं पाएंगे कि आखिर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम क्यों करता है और ये सही क्यों है। इसीलिए मैंने क्रॉस मल्टीप्लिकेशन पहले नहीं बताया। लेकिन चलिए मैं यहाँ पर आपको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके दिखा देती हूँ और थोड़ा सा समझाने की कोशिश करती हूँ कि एक प्रोपोर्शन को सॉल्व करने के लिए क्रॉस मल्टीप्लिकेशन काम क्यों करता है। लेकिन हमेशा मैं यही चाहूँगी कि किसी भी तरीके को अप्लाई करने से पहले आप ये समझ पाएँ कि आखिर वो तरीका काम क्यों कर रहा है। और ये जो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है ये इतना मैकेनिकल नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि बस हमने 2-4 स्टेप करे और हमें आंसर मिल गया। इसके पीछे भी एक लॉजिक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के लिए हम यहाँ पर अपने इस 8 को n से मल्टीप्लाई कर देंगे इस प्रोपोर्शन में और इस 36 को मल्टीप्लाई कर देंगे इस 10 से और ये दोनों मल्टीप्लिकेशन आपस में बराबर होने चाहिए। यानी कि हम कह सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन के हिसाब से 8 टाइम्स n, यहाँ पर हम 8 और n को मल्टीप्लाई करेंगे और ये बराबर होता है 36 टाइम्स 10 के। यहाँ पर हम इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि 8n, इसे पहले हम सॉल्व कर लेते हैं, 8n इज इक्वल टू 36 टाइम्स 10 यानी कि 360 के बराबर। तो यहाँ पर हमें अब n का वैल्यू पता लगाना है। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि हमें 8 में कौन सी चीज़ मल्टीप्लाई करनी चाहिए, हम n में क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि हमें 360 मिल जाए, हमें 360 मिल जाए। तो इसे हम ऐसे सोच सकते हैं कि अगर हम 8 में मल्टीप्लाई कर देते हैं 360 डिवाइडेड बाई 8 तो ये 360 के ही बराबर होता है। यहाँ से 8 और 8 आपस में कट जाएंगे और हमें 360 ही मिल जाएगा। यानी कि ये जो n की वैल्यू है यहाँ पर n की जगह पर हम 360/8 रख सकते हैं और 360/8 ये कितना होता है। तो इसके लिए हमें चलिए डिवाइड करना पड़ेगा 360 को। यहाँ पर मैं 360 को डिवाइड कर लेती हूँ 8 से। तो 8 टाइम्स 4 होता है 32 के बराबर। यहाँ पर इसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे, 6 - 2 4 होता है, इस 0 को नीचे उतार लेंगे। 8 टाइम्स 5 होता है 40 के बराबर और यहाँ इसे सब्ट्रैक्ट कर लेंगे, रिमाइंडर बचा 0 हमारा। तो हम कह सकते हैं कि 8 टाइम्स 45 ये 360 के बराबर होता है। यानी कि 8 टाइम्स n की जगह पर हमारा आ रहा है 45। 8 टाइम्स 45 ये बराबर होता है 360 के और यहाँ पर फिर से n की जगह पर हमें 45 मिल जा रहा है। तो ये हमारा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का तरीका है। और अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा कि आखिर ऐसा हुआ क्यों है तो अभी के लिए ये ठीक है। आगे चल के हम इस पे थोड़ा और डिस्कशन करेंगे, लेकिन मैं थोड़ा सा यहाँ कोशिश करती हूँ आपको इस चीज़ को समझाने का। मैं यहाँ इसे थोड़ा ऊपर कर देती हूँ। तो हमारा प्रपोर्शन है 8/36 इक्वल्स टू 10/n और हमें यहाँ n का पता लगाना है। तो यहाँ से एक चीज़ तो हमें ये पता है कि जो कोई भी काम हम अपने इस रेशियो के साथ कर रहे हैं वही सेम काम हमें अपने इस रेशियो के साथ भी करना होगा। तभी ये दोनों रेशियोज आपस में इक्विवेलेंट रहेंगे और तभी ये रेशियोज आपस में प्रपोर्शन में होंगे। तो इसके लिए अगर मैं यहाँ पर दोनों साइड्स अपने इस इक्वल टू साइन के दोनों साइड्स n को मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो मेरे इस रेशियो में कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा।
यानी कि हमारे ये दोनों रेशियोज अभी भी प्रोपोर्शन में होंगे। और अगर आपको समझ नहीं आ रहा यहाँ पर जो भी मैं कुछ कहने वाली हूँ तो चिंता करने वाली कोई भी बात नहीं है। धीरे धीरे जैसे आप अलजेब्रा के बारे में और पढ़ेंगे ये चीज़ आपको क्लियर होती जाएगी। तो यहाँ पर मेरे पास है 10/n टाइम्स n। तो यहाँ पर डिनोमिनेटर में भी n है और न्यूमरेटर में भी n है और ये आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो यहाँ से हमारे पास बचता है 8 टाइम्स n। यहाँ पर n हमारा न्यूमरेटर में है तो 8 टाइम्स n डिवाइडेड बाई 36 इज इक्वल टू 10। यहाँ पर हम ये चीज़ कह सकते हैं। और इसी तरीके से हमें अब यहाँ पर ये करना है कि n को हमें यहाँ अकेला करना है। अगर हम n को यहाँ अकेला कर देते हैं तो हमें पता चल जाएगा कि n ये किस चीज़ के बराबर होगा। तो यहाँ पर ये जो हमें इक्वेशन मिल रहा है इसे बराबर रखने के लिए जो भी कुछ काम हम अपने इस साइड में करेंगे वही चीज़ हमें इधर भी करनी होगी। तो अगर मैं यहाँ पर इस पूरी चीज़ को मल्टीप्लाई कर दूँ 36/8 से तो मुझे इस साइड को भी मल्टीप्लाई करना होगा 36/8 से, तभी तो हमारी ये दोनों चीज़ें आपस में बराबर होंगी। तो यहाँ पे हम कह सकते हैं कि ये 8 और 8 आपस में कट जाएंगे और ये 36 और 36 आपस में कट जाएंगे। तो यहाँ पर मैं इधर लिख लेती हूँ इस चीज़ को। तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि n दिस वुड बी इक्वल टू 10 टाइम्स 36/8। तो 10 टाइम्स 36 ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 8 के बराबर और ये हमारे n की वैल्यू है। और यहाँ पर जहाँ हमने पहले सॉल्व करा था क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से, यहाँ पर भी हमें n की जगह पर 360/8 ही मिल रहा था। तो मैं उम्मीद कर रही हूँ कि यहाँ पर जो चीज़ हमने डायरेक्टली कर दी थी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से आपको समझ आ रही होगी कि आखिर यहाँ ये हो कैसे रहा था। और यहाँ से भी हम कह सकते हैं कि n की वैल्यू हमें 45 के ही बराबर मिलेगी। तो तरीका चाहे आप जो कुछ भी इस्तेमाल करें, बस ये समझना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो तरीका काम क्यों कर रहा है और उसके पीछे का लॉजिक क्या है।